हेलो क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन क्लास 11th। अभी आप लोगों का 10th का रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस है कि वो 10th में पास हो जाएंगे, उन स्टूडेंट्स ने 11th में एडमिशन ले लिया है। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स ने अभी 11th में यहाँ पर आकर नाम नहीं लिखाया है और यहीं पढ़ना चाहते हैं तो आकर नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है। जिससे उनको भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आपके कोई फ्रेंड है आपके आसपास तो आप उनको बताते रहिए, ठीक। तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कराता हूँ। अभी तक क्या था, क्लास 10th में जो था फिजिक्स, उसके सिर्फ 4 या 5 चैप्टर थे और साइंस की सिर्फ एक बुक थी। लेकिन 11th में क्या, सिलेबस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू 10th क्लास। 11th में उसके करीब आप समझिए 4 से 5 गुना सिलेबस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 15 चैप्टर हैं, दो बुक में मिला के 15 या 16 चैप्टर हैं। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, क्लास 10th के मुकाबले बहुत ज़्यादा हमको पढ़ाई करनी है, इसलिए अभी से हमको शुरू करना पड़ेगा, ठीक। घबराने की बात नहीं है, मैं आपके हर कदम पर साथ रहूँगा। कहीं भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। लेकिन कोई चीज़ नहीं आती तो ये नहीं है कि हम नहीं पूछ रहे या चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं चलना है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो उसको क्लियर करना है। चलो थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं। इस वर्ड जो साइंस है, जिसको हम साइंस बोलते हैं, वो ये वर्ड कहाँ से आया? साइंटिया। साइंटिया साइंटिया का मतलब होता है टू नोन, जानना, बस इतना सही साइंस है। साइंस का मतलब वो होता है जिसको हम नहीं जानते, वी डोंट नो, वी डोंट नो टू वी नो। मतलब जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं वहाँ से लेकर उस चीज़ को हम जान गए, इसके बीच की जो प्रोसेस है वही क्या है? साइंस है। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस हमारे व्यवहार में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो कोई भी चीज़ हम नहीं जानते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जानने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि साहब मुझे ये चीज़ जाननी है। तो वो कैसे होगा? तो वो कब होगा? जब हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे। कोई भी चीज़ हम नहीं जानते तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार ये तो मुझसे आता ही नहीं है, इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएं। ऐसे हम लगभग आधी दुनिया को छोड़ देंगे, क्योंकि आधी दुनिया की आधी से ज़्यादा चीज़ हमको आती नहीं होंगी। नहीं, जो चीज़ हमारे सामने आती है वी हैव टू नो, हमें उसको जानना चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हमको रखनी चाहिए। तो साइंस की तो बहुत सारी ब्रांच हैं। साइंस तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है भैया, ठीक है। साइंस साइंस की ब्रांच एक तो होती है जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है नेचुरल साइंस। फिजिक्स से तो नाम इसका बाद में कन्वर्ट हुआ है, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब बायोलॉजी में फिर आगे फर्दर जूलॉजी, बॉटनी, पता नहीं कौन कौन सी होती हैं। ऐसे केमिस्ट्री में भी आगे मैक्रो, माइक्रो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे फिजिक्स में भी, इसमें नेचुरल साइंस में बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो हमको इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, साइंस तो अपने आप में एक समुद्र है। तो हमको नहीं जानना है कि 11th में हमारे पास एक साल में कितना पढ़ेंगे हम, वही 14-15 चैप्टर पढ़ेंगे छोटे छोटे से, ठीक। लेकिन ये जो 11th का जो फिजिक्स है ना, ये समझो कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, अगर आपको अपना करियर साइंस में बनाना है तो आपको 11th की साइंस आनी ही चाहिए। या तो इसी साल इसको पढ़ लो, इस साल नहीं पढ़ते हो तो अगले साल तो प्रॉब्लम आनी है, 12th में 100% प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप 12th पास भी कर जाते हो, आँख बचा बचू के, इधर उधर से टिप टाप के कैसे भी करके आपने 12th पास कर ली, तो पक्का ग्रेजुएशन में फेल हो जाओगे। पक्का 100%, आई एम 100% श्योर यू विल फेल इन योर ग्रेजुएशन, बिकॉज क्लास 11th साइंस इज वेरी बेसिक। if you want to make your career in science field, then you have to know all class 11th concepts। सारे कंसेप्ट आपको क्लास 11th के आने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स इज ए बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस।
सकते हो। नेचुरल साइंस का मतलब वही है जो आप समझ रहे हो, मतलब प्राकृतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान क्या है? ये हम लोग घरों में ग्रेविटेशन का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? हमारे घरों में जो पानी की टंकी होती है ऊपर रखी जाती है छत पे, और नीचे हम खोलते हैं नल और पानी आ जाता है, और खूब अच्छा आता है, प्रेशर से आता है। और कब तक आएगा? जब तक टंकी खाली नहीं हो जाएगी। ये क्या है? ये ग्रेविटेशन का यूज़ है, हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ग्रेविटेशन यही तो कहता है कोई चीज़ ऊपर हवा में है तो नीचे आने का प्रयास करेगी, क्योंकि अर्थ उसको एक फोर्स से खींच रही है। तो वो ग्रेविटेशन फोर्स हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। हालांकि हमने 9 में थोड़ा सा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 11 में उसको थोड़ा सा और डीप में जाके पढ़ेंगे। केपलर के लॉ हैं, ब्राहे के लॉ हैं, कोपरनिकस के थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक। तो वर्ड फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, और उस ग्रीक वर्ड का जो मीनिंग था वो नेचर था। वो ग्रीक वर्ड क्या है वो तो आपकी बुक में भी नहीं है। वो किसी ग्रीक वर्ड का मतलब था नेचर, तो वहाँ से ये वर्ड बना है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये सारी क्या है? फिजिकल थिंग्स होती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फिनोमेना ऑफ नेचुरल इवेंट्स। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें बिल्कुल सही बात है। सूर्य उदय होता है, सन राइजेज, देन वाइट इज रेड इज इन कलर। लाल रंग का क्यों होता है? हमने क्लास 10th की साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे जब डूबता है तो ऐसा क्यों होता है? सूरज से हमें रोशनी क्यों मिलती है? सूरज के अंदर इतनी आग कैसे है? वो सारी चीज़ें क्या, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक रूप से पहले से विद्यमान है। तो जो एस्ट्रोनॉमी होती है, अंतरिक्ष यात्री वगैरह जो होती है, वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है, वो भी साइंस है, एस्ट्रो साइंस। तो फिजिक्स का मतलब क्या है कि हमारे आसपास नेचर में जो घटनाएं हो रही हैं वही सब फिजिक्स है, ठीक है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर ये बायोलॉजी हो सकती है क्योंकि हमारे आसपास तो पेड़ पौधे भी होते हैं। तो दैट इज ए डिफरेंट पार्ट। वो क्या है? जो बायो है उसमें क्या है? उसमें जीवन है। लेकिन फिजिक्स वाले पार्ट अक्सर जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स का हम अध्ययन उसमें करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग जो इसको मानते हैं उसका हम अध्ययन उसमें करते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिजिक्स में आती हैं, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो जनरली बायो में। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे अंदर भी करंट फ्लो करता है, आपको पता होगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सुनते हैं कान से तो वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे माइंड तक जाती है। फिर हमारा माइंड बताता है कि भाई इसने ये बात कही है, क्योंकि हमारे माइंड में तो कान है नहीं, मतलब माइंड में तो साउंड पहुंचती नहीं है। साउंड तुम्हारे कान में पहुंचती है, तो कान से के द्वारा साउंड जो माइंड तक नहीं पहुंचती है वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इस तरह से हमारे अंदर भी करंट फ्लो होता रहता है, ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें जब क्लास शुरू होंगी तो हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ग्रेविटेशन, लाइट, फ्रिक्शन, ये सब क्या है? नेचुरल इवेंट है, रोजाना होती है हमारे साथ। तो 4 प्रकार के फोर्स हमारे नेचर में पहले से एग्जिस्ट हैं, हमेशा से एग्जिस्ट हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने बताया तो न्यूटन के बाद ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये फोर्स पहले से ही था, और इसके बारे में न्यूटन से पहले भी कई हज़ारों साल पहले, मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व, लीलावती नामक ग्रंथ में एक भारतीय वैज्ञानिक थे भास्कराचार्य, उनका नाम था भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य ने इस ग्रंथ के बारे में पहले ही लोगों को बता दिया था, ठीक। सॉरी, इस ग्रेविटेशन के बारे में लोगों को भास्कराचार्य ने बहुत पहले बता दिया था। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने साहित्य को भूल गए, या हमने उसको मिस कर दिया कहीं पर, या हम उसको डिकोड नहीं कर पाए, ठीक। तो इसलिए हमको लगता है ग्रेविटेशन का जो फिनोमेना है वो न्यूटन ने दिया है, ठीक। और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकंड जो है, तो हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज होंगे तो उनमें रिपल्सन होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो है, आप इस समझिए कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है? तो न्यूक्लियस और उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को उस सेल से अलग कर देते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी। ये चारों तरह के फोर्स हमको याद रखनी है ऑलवेज। इन्हीं 4 फोर्स के ऊपर पूरी दुनिया है भैया, ठीक। ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस को आप फिजिक्स में 11th और 12th में कम्बाइंड रूप से पढ़ोगे और बहुत डीप में पढ़ोगे। और ये समझो कि अगर आप वास्तव में स्टूडेंट हो तो फिर पढ़ाई आपका धर्म है। तो जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो उसे तो निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। इसलिए आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स की क्लास अभी शुरू नहीं हुई है वो इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट इस पर जो वीडियो अपलोड होती जाएंगी अन्य अन्य सब्जेक्ट की, आपको सीधे सीधे आपके पास पर नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।